हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस आप कैसे मेजर करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, वो कब था? जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम प्रेजेंट होता है। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर दें, ठीक है, तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो हम इस वीडियो के अंदर निकालना सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें एक प्लेट आपको पता है किससे जुड़ी होती है? अर्थ से। ओके, अगर इस पर मैं प्लस क्यू चार्ज देता हूं तो इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? माइनस क्यू। पूरा प्रोसीजर आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कितना होगा? वेक्टर ई नॉट, ठीक है। अगर मैं चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो वो कितनी होगी यहाँ पर? सिग्मा। यानी कि इस पर हम क्या कह सकते हैं? प्लस सिग्मा। और इस पर कितनी मान सकते हैं हम? माइनस सिग्मा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा? लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज ए डी। कहता है कि मान लीजिए हमने क्या ले लिया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसकी एक प्लेट का एरिया कितना है? ए, ठीक है। और उन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन कितनी मान ली हमने यहाँ पर? डी, ठीक है। लेट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। कहता है कि मान लीजिए कि इस कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के बीच में हमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है? टी, ठीक है। जिसकी थिकनेस कितनी मान ली? टी। इसकी मोटाई, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मोटाई या थिकनेस हमने कितनी मान ली? स्मॉल टी, ठीक है। लेट चार्ज क्यू स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्यू। मान लीजिए उस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज हमने स्टोर किया है? क्यू। देन सरफेस चार्ज ऑन इट्स टू प्लेट्स इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो उसकी प्लेट्स पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इधर लिखता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कितनी होगी? सिग्मा। दैट इज, अगर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस सिग्मा, ठीक है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आपने देखा यहां तक कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ डायग्राम के अंदर डिफरेंस आया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर? सिग्मा। इसको मैंने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर, अब इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत आपको। अब आपको पता है जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू पोलराइजेशन इसके इस फेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी कि इस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या होगी? ऑपोजिट, ठीक है। ये चीज आपको पहले भी पता थी, मैंने यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, आप देख रहे होगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है। तो जो वैक्यूम है, यानी कि ये जगह है जो इस प्लेट के बीच में और इस स्लैब के बीच में जो जगह है, इसको वैक्यूम या एयर कह सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वेक्टर ई नॉट। इधर भी कितना होगा? वेक्टर ई नॉट, है ना। लेकिन इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, ठीक है। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई आई, है ना। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते थे? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे कि मान लिया हमने 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, ठीक है। और इस स्लैब के अंदर अगर 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, 6 कह लीजिए थोड़ा समझने के लिए। इसके अंदर मान लीजिए इस डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है? 6। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 10 माइनस 6, यानी कि 4 न्यूटन पर कूलम। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। तो ये क्या बेटा आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये किसकी थी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये किसकी है? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन रीजन ऑफ वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम या एयर कह सकते हो यहां पर, इज। अब देखिए बेटा,
जो इधर वैक्यूम है, इस वैक्यूम के अंदर या इस एयर वाले मीडियम के अंदर, जगह के अंदर, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ई नॉट इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिग्मा की वैल्यू आपको यहां से पता है, पुट कर दो, क्या आ जाएगी, क्या वो अपॉन में ए इंटू में एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अच्छा एक बात और बतानी हम भूल गए थे यहाँ पर कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कितना माना है, के। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके लिए एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिलेशन होती थी। वो क्या होती थी, के इज इक्वल टू में वेक्टर ई नॉट बाई ई, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए पर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ई। तो ई निकालेंगे तो ई को उस साइड ले जाओ, के को इधर ले आओ। ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई नॉट अपॉन में के। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, अब आपको ध्यान होगा पिछले आर्टिकल के अंदर हम पोटेंशियल को क्या लिखते थे, ई नोट इंटू डी। ठीक है, ये डेरिवेशन हम पहले पढ़ चुके कि ये कहां से आया था, लेकिन यहाँ पर उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल को हम क्या लिखते थे, ई नोट इंटू में डी। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे कि जो ये वैक्यूम वाला जो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का कुछ होगा। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस का और इसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का सम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ई नॉट इंटू में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो डी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि डी के अंदर तो हमने टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवा दी। तो हमारे पास इसके लिए डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली जगह और ये वाली जगह, है ना। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, अगर टोटल सेपरेशन में से अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है उसको हम रिड्यूस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ई नोट इंटू में टोटल सेपरेशन कितनी थी, टी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है यहाँ पर इंसर्ट करवाई उसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो जो सेपरेशन आ जाएगी या जो स्पेस आ जाएगा वो कितना आएगा, डी माइनस टी। ठीक है, प्लस में अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का पोटेंशियल वो कितना है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, ई के इक्वल, इनटू में इसकी दोनों जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज इसके बीच की सेपरेशन, या ये कह लीजिए थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। थिकनेस कितनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, टी। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू में टी। अब देखो E की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में के अंदर निकाल चुके हैं। तो इस E की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 in 4 वी गेट, 3 को 4 में पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट इंटू में डी माइनस टी, प्लस में E की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ई नोट अपॉन में के, ये निकाला हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में के इंटू में टी। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, देखिए आगे। अब नाउ अब देखो यहां से अगर हम क्या करते हैं, इसको ई नोट को यहां से हम क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, इसको नाम इसको रहने दो, एक क्वेश्चन नंबर आगे दे देंगे इसको हम। देखिए क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू में ई नोट को जब कॉमन निकालेंगे तो ई नोट बाहर, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। ठीक है, देखिए यहां से ये रिलेशन थी हमारी, इससे ई नोट बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस में ई नोट को बाहर निकाल लिया तो ई नोट के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, टी, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन के। वही चीज हमने यहां पर लिखी है। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया, इसको कह दिया हमने क्वेश्चन नंबर 5। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपको पता क्या होती है, क्यू अपॉन में वी। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन के अंदर वी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या आई हमारी ये वाली। ठीक है, पुट कीजिए क्या आ जाएगा यहां से, सॉरी
इससे पहले एक काम और करेंगे, ई नोट को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। तो ई नोट की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी इक्वेशन नंबर 2 से, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन क्या हो जाएगी आपकी, v इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। ठीक है, इस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, आप यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये वाली टर्म ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू में ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में ये टर्म नीचे रह जाएगी एज इट इज डी माइनस टी, क्योंकि ये क्या है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसलिए नीचे ही रहेगी डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। ठीक है, तो जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कैपेसिटेंस किसके को आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा, लेकिन आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 से ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली टर्म इस टी से छोटी होगी, है ना, टी अपॉन के वाली जो टर्म है वो टी से क्या होगी, स्मॉल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टी इज ग्रेटर देन टी अपॉन के। टी जो है वो टी अपॉन के से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 होता तो दोनों इक्वल होते, लेकिन क्या है ये इक्वल तो होगा नहीं। ठीक है, 1 से ज्यादा है, के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये चीज क्या होगी, टी से स्मॉल। तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, टी इज लेस देन टी बाई के। देयरफॉर जिसकी वजह से अब देखो, अगर हम बात कर रहे थे किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब उसके बीच में क्या रखा था, क्या प्रेजेंट था, एयर या वैक्यूम प्रेजेंट था, तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या आया था, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, डी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ डी एच इट इज है, तो कैपेसिटेंस कौन से केस में ज्यादा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है जब डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर छोटा किस केस में है, इस केस में, क्योंकि यहाँ डी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हो देयरफॉर डी माइनस टी प्लस में टी बाई के इज लेस देन डी। ठीक है, ये डी से क्या होगा, छोटा। जब डी से छोटा होगा तो कैपेसिटेंस इस केस में क्या होगी, बड़ी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, और अगर मैथमेटिकल इसको देखें क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म आई है वो क्या आई है, पहले से स्मॉल। ठीक है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो गई है वहां पर ज्यादा। तो ये उसकी कैपेसिटेंस है। ये कैपेसिटेंस कब की है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करवाया। और ये कब की है, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम प्रेजेंट था या एयर प्रेजेंट थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर get increased when a dielectric slab, dielectric substance कहिए, dielectric slab कहिए, of any thickness is inserted या introduced, एक ही बात है, between its plates या between the plates, यानी कि जब किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, चाहे उसकी थिकनेस कुछ भी हो, अगर उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो टी की वैल्यू है वो डी से क्या है, स्मॉल। लेकिन अगर डी और टी इक्वल हो, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस करवाई है या इंसर्ट किए यहाँ पर, तो पूरे के पूरे स्पेस को क्या कर दे, फिल कर दे, तो उस टाइम पर उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो हमने एक प्रकार का स्पेशल केस है, ये लिख देता हूं, स्पेशल केस। If total gap between plates is filled by डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, अगर उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कंप्लीटली भर दिया जाए, दैट इज
T इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो उस टाइम पर आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ठीक है, इस फॉर्मूले से देखिए हमारा क्या था, C इज इक्वल टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आया था, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यही था। तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब टी की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, टी की जगह क्या पुट कर देंगे, डी। जब टी की जगह डी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस डी प्लस में डी बाई के। ये प्लस का डी, ये माइनस का डी कैंसिल आउट, क्या बच गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी अपॉन के। ठीक है, तो क्यों ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में के बाई डी। ठीक है, जब डायरेक्ट्रिक स्लैब उस स्पेस को कंप्लीटली फिल कर देगी तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। हम पहले भी बताया था कि जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर किसी डायरेक्ट्रिक स्लैब को या डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दी है। ओके, थैंक यू बेटा।